गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 77 नंबर वीडियो हमारी 10th क्लास की चल रही है और विविध प्रश्नावली हम कर रहे हैं। तो 15 तक हम कर चुके है ना। 16वां क्वेश्चन जो आ रहा है इसको मैं क्लास में ही बताऊंगा आपको। थोड़ा सा समझाने का ज़्यादा है इसके अंदर, और वो चीज़ें अगर आप यहाँ बताएंगे तो पूरी एक वीडियो ही चली जाएगी उसके अंदर। तो थोड़ा सा ये लेंदी भी है और थोड़ा समझाने का प्रोसेस ज़्यादा है इसमें। तो जब भी आप ऑफलाइन आएंगे थोड़ा सा निशान लगा के इसको रखिएगा, और नेक्स्ट में जब भी आप मुझसे ऑफलाइन मिलें या वैसे कभी कुछ समझने के लिए जब आएँ तब मैं आपको ये वीडियो उसमें ये वाला क्वेश्चन बता दूंगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 17 पे आ रहा हूँ पहले। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। नंबर 17 में एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयताकार कोई भूखंड है, कोई क्षेत्र है, कोई खेत है, कोई प्लॉट है, कुछ भी मान लीजिए, और उसका जो क्षेत्रफल है वो 528 मीटर स्क्वायर है। 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो भूखंड की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो अभिष्ट द्विघात समीकरण निरूपित कर भूखंड की लंबाई व चौड़ाई का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस तरह की सिचुएशन जो थी वो हमारे लगभग ये मान सकता हूँ मैं कि 8वीं क्लास से चालू हो रहे थे, है ना। ये जो काम करने का तरीका है, जो समीकरण तैयार करने का तरीका है, जो भाषा उसने दी, फिर उसको हम अपने द्विघात समीकरण से इसको चेंज करेंगे, उसका मान ज्ञात करेंगे। तो ये सवाल जो था वो लगभग 8वीं क्लास से आने लग जाता है। 9th में भी है, फिर 10th में भी आ गया। तो कोई ज़्यादा कठिन नहीं कह सकते इसको। तो हमने ये मान लिया कि माना चौड़ाई, माना चौड़ाई दे रखी है, या आयत की चौड़ाई ऐसे लिख देते हैं। माना आयत की चौड़ाई क्या होगी? आयत की चौड़ाई, तो आयत की चौड़ाई हो गई x मीटर। ये मीटर ले लिए। अब मीटर क्यों ले लें? क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो ये जो कंडीशन है वो तो मीटर में चल रही है पहले से ही, तो हमने इसको ले लिया। आयत की चौड़ाई x मीटर है और इसकी जो लंबाई है, आयत की लंबाई, तो आयत की लंबाई किसके बराबर होगी? देखिए क्वेश्चन दिया, ये कंडीशन जो दे रखी है कि भूखंड की लंबाई चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई का दुगना करिए, तो चौड़ाई कितनी है? x, इसका दुगना कर दिया तो 2x, से एक अधिक है, से एक अधिक हो गई, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2x प्लस 1 और मीटर। इस तरह से 2x प्लस 1 मीटर हो जाएगा ना। तो अब इस द्विघात समीकरण निरूपित कर भूखंड की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो क्लियर कट काम हो रहे हैं। अब ये तो देखिए आपको पता ही है कि भाई आयत की जो चौड़ाई और लंबाई हमारे पास अगर आ जाती हैं और क्षेत्रफल की बात होती है तो ये भी दिया हुआ है, ये लिख लेते हैं। दिया है कि आयत का क्षेत्रफल, दिया है कि आयत का क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल तो 528 मीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल हो गया। और आयत का जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ना। ये आपको पता ही है, बस इसके अकॉर्डिंग इसको सेट करिए। तो यहाँ आ जाता है, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, इसका मान रख देते हैं। तो ये वैल्यू आ जाती है क्षेत्रफल में 528 मीटर स्क्वायर बराबर लंबाई की जगह पर x और चौड़ाई की जगह पर 2x प्लस 1, ठीक है। इनका गुणा कर लिया तो 528 बराबर 2x स्क्वायर, ये अंदर गुणा हुआ, x आ गया, इसको उधर भेज दिया तो 2x स्क्वायर प्लस x और माइनस 528 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0, ये कंडीशन हमारे पास आ जाती है। अब जब ये कंडीशन हमारे पास आई तो सबसे पहले एक सिचुएशन हमारे पास ये आई कि भाई आपको इसके टुकड़े करने हैं। अब अगर इसके टुकड़े करते हैं तो आपको पता है, देखिए आगे वाले में जो गुणांक आ रहा है x स्क्वायर का गुणांक वो 2 है और c का जो गुणांक है वो माइनस 528 है। तो क्या इसके टुकड़े इतना आराम से हो सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है ना। कि अगर हम इनका गुणा करेंगे तो 1056 आ रहा है दोनों का गुणा करने पर, और 1056 के टुकड़े ऐसे करने हैं कि जब उनका गुणा करें तो घटने पर ही आएगा, जोड़ने पर तो आएगा ही नहीं। घटने के बाद 1 आना चाहिए। तो इस तरह की सिचुएशन के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। जब प्रश्नावली कर रहे थे, आपको दराचार्य विधि बताई थी, उस दौरान ही मैंने कहा था कि इस तरह की सिचुएशन हमारे पास
नहीं होती है। अगर बाई चांस कभी ऐसा सवाल आ भी जाता है तो फिर हमारे पास एक ही विकल्प बचता है और वो है धराचार्य विधि का। धराचार्य विधि से इसको हल कर देते हैं तो यहाँ आ जाता है a बराबर 2, b बराबर 1 और c बराबर -528, है ना। ये वैल्यू बन जाती है हमारे पास। अब जब ये स्थिति आ गई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक तो, लेकिन जब इनका मान निकालते हैं, है ना, इसका मान अब कैसे निकलेगा, तो धराचार्य विधि का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं श्री धराचार्य विधि से। श्री धराचार्य विधि से क्या मान आएगा, देखिए x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो ये तो इसका फॉर्मूला हो गया। फिर उसके बाद में इनमें सॉल्व कर देते हैं तो ये वैल्यू मिल जाती है हमको कि x बराबर -b, अब b की जगह पे 1 है तो यहाँ पर आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर की जगह पे 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर हो गया, -4ac, तो -4ac -4 तो है ही, a की जगह पे 2 आ गया और c की जगह पर -528 आ रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा 4, ऐसे ही a की जगह पर 1 आ रहा है, 2, a की जगह पर 2 आ रहा है और c की जगह पर आ गया -528 और अपॉन में 2a, 2a की जगह पर 2 × 2 में, तो x बराबर -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस हो गया। अब वो माइनस और यहाँ भी माइनस प्लस हो गए, माइनस और माइनस प्लस, इनका गुणा कर दीजिए तो ये तो प्लस हो जाएगा। पहले तो इसको कर लेते हैं। अब 4 दूनी 8 हो गए और 8 से 528 को गुणा कर लेते हैं। 8 × 64 हो गए, 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 22, 2, 8 × 5 40 और 2 42, तो 4224 और अपॉन में ये आ रहा है 4, ठीक है। अब इनको जोड़ दिया तो तो क्या आ गया, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 4225 हो गया और अपॉन में 4। अब देखिए 4225 किसका होता है, -1, 25 का तो 5 हो जाएगा और 6, 7, 42, तो 6, 65 का हो जाएगा। ये 65 का अंडर रूट है और अब एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो एक बार पॉजिटिव लेंगे पहले, है ना, फिर एक बार नेगेटिव लेंगे, तो इसको 2 बार हल करना है। तो एक बार पॉजिटिव लिया, पॉजिटिव लेने पर जब पॉजिटिव लेते हैं तो x बराबर -1 प्लस 65/4, ये हो जाएगा 64/4, तो 64/4 तो ये हो जाता है 4 से इसको आप भाग कर देते हो तो 16 चौक 64, सीधा ही हो गया। और नेगेटिव ले लेते हैं, नेगेटिव लेने पर आ जाएगा x बराबर -1 -65/4, ठीक है। -1 -65 हो गया तो ये हो गया -66, -66/4, इनको काट दिया तो -2 से काट दीजिए, -33/2 आ जाता है। तो ये स्थिति आ जाती है। अब एक कंडीशन ये देखिए, इसको आगे काटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने x जो माना था वो क्या है, x है आयत की चौड़ाई। जब आयत की चौड़ाई माइनस हो सकती है क्या कभी, तो x की चौड़ाई माइनस तो हो ही नहीं सकती, माइनस नहीं हो सकती, इसलिए हम इस माइनस वाले का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो x, ये जो आयत वगैरह होते हैं, लंबाई चौड़ाई वगैरह होती है, दूरी होती है ना, ये सारी चीज़ें हमेशा पॉजिटिव होती हैं। तो जो पॉजिटिव है वो आया 16, x क्या था, चौड़ाई। तो अब हम यह मानेंगे अतः आयत की चौड़ाई, अतः आयत की चौड़ाई बराबर 16 मीटर। और जब ये 16 है तो चौड़ाई अगर 16 आ गई, चौड़ाई को तो x माना था ना, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 16 दूनी 32 और 32 और 1 33, तो 33 हो गई टोटल। तो यहाँ से आ जाएगा आयत की चौड़ाई ये तथा आयत की लंबाई बराबर 33 मीटर, ठीक है। तो आयत की चौड़ाई तो है 16 मीटर और आयत की लंबाई हो गई 33 मीटर। कंप्लीट हो गया। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है।
बस ये कंप्लीट हुआ और मैटर फिनिश। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट है, लिखिए इसको। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पर, नंबर 18। कर लिया? नंबर 18 पे आ जाओ। नंबर 18 है पूर्ण वर्ग विधि का। तो ये भी जिन बच्चों को आता है वो कर लें अपने आप, है ना, लास्ट में मिलान करना उसका। तो जब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, नंबर 18, तो 18वां क्या है कि द्विघात समीकरण x² + 4x - 5 को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल कीजिए। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करना है। तो x² + 4x + 5 बराबर 0, ये आ रहा है। x -5 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल कीजिए। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा जब इसको हल करते हैं तो वैल्यू क्या मिलती है हमको, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पूर्ण वर्ग बना रहे हैं। अब पूर्ण वर्ग विधि का तरीका क्या था, ध्यान होगा आपको। क्या क्या बताया था, कुछ नियम बताए थे। और पहला नियम यही था कि सबसे पहले तो जो अचर पद है इसका पक्षांतरण कर देना है, फिर x² का गुणांक यदि उपस्थित है तो उसका भाग लगा देना है, फिर x के गुणांक का आधा करके वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ देना है, दोनों तरफ स्क्वायर बन जाएंगे। और जब दोनों तरफ स्क्वायर बन जाएंगे तो हमारा जो वर्ग है, जो आंसर है इसका, वो पूर्ण वर्ग विधि के रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम करते हैं पक्षांतरण करने पर। पक्षांतरण करने पर, अब पक्षांतरण किसका करना है, पक्षांतरण करना है सिर्फ कांस्टेंट का। तो x² + 4x बराबर 5, ये -5 था, उधर गया तो प्लस का 5 हो गया। फिर x² का कोई गुणांक यहाँ पर उपस्थित है तो सही, लेकिन कोई संख्या तो है नहीं जो भाग लगाएं, एक है, पर एक का अगर भाग लगाते हैं तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो x² के गुणांक का भाग नहीं दिया जाएगा यहाँ पर, और सीधा हम आ जाते हैं कि x के गुणांक का आधा करके वर्ग करके, x के गुणांक का आधा करके वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर, है ना, x के गुणांक का आधा करके वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ दिया जाएगा। जब दोनों पक्षों में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ से तो आ जाता है x², ठीक है, प्लस 4x है, तो x के गुणांक का, अब x का गुणांक क्या है, याद आ रहा होगा आपको, मैंने बहुत सारा काम कराया था इसके लिए। तो x का गुणांक 4 है, 4 का आधा 2 हो गया, 2 का वर्ग आधा करके वर्ग करके, तो 2 आया ना, 2 का वर्ग कर दो, 2 का वर्ग 4 हो गया। 4 को यहाँ भी जोड़ देना है, 4 को यहाँ भी जोड़ देना है, तो 4 को अपने यहाँ जोड़ देते हैं और बराबर 5 तो है ही यहाँ पे, और प्लस 4 कर दिया। अब इनको मिला लिया, इनको मिला देते हैं सबको। जब सबको मिला लेते हैं तो x + 2 का वर्ग हो गया बराबर 9 हो गया। ठीक है, अब ये जो 9 है ये किसका बन जाता है, x + 2 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। इनका वर्गमूल कर दिया, वर्गमूल करने पर क्या आएगा, तो x + 2 बराबर ±3, वर्गमूल करते हैं तो प्लस माइनस का चिन्ह आता है। ठीक है, तो x + 2 बराबर ±3 हो गया। अब ±3 हो गया, लेकिन एक बार पॉजिटिव लेना है, एक बार नेगेटिव लेना है। तो एक बार पॉजिटिव लेने पर सही है, 2 को उधर भेज दिया, 1 आ गया। फिर माइनस लेते हैं नेगेटिव लेने पर, बस। ठीक है,
हो गया कंप्लीट। बस छोटा सा क्वेश्चन था और डिटेल हम पहले बता चुके हैं। अगर कोई बच्चा बाई चांस अभी नया आया है और उसको ये पता ही नहीं है डिटेल वगैरह का, तो फिर आप पुराने जो चैप्टर हैं जहाँ से ये शुरू हुआ है ना, उसको एक बार दोबारा देख लेना, उसमें आपको पूरी डिटेल इसकी कंप्लीट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये स्थिति हमारे पास आ जाती है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। ठीक है, ये स्थिति हमारी कंप्लीट हो गई। उसके बाद आते हैं हम नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 ये है, निम्न समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल करिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए नाम दिया है ना। ये बात मैंने आपको जब भी सवाल कराए थे तब भी बताया था कि जब आपसे ये कहा जाए कि गुणनखंड विधि से हल करिए, या ना ये कहा जाए कि भाई पूर्ण वर्ग विधि से हल करिए, तो आपको पर्टिकुलर उसी विधि का यूज़ करना है जो हमें दिया गया है। लेकिन अगर कुछ नहीं कहा गया, केवल एक द्विघात समीकरण दी गई और कहा गया इसको हल करिए, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कोशिश करिए धराचार्य विधि से हो जाए वो, है ना, ये कोशिश करनी है हमको। ठीक है, तो ये स्थिति कंट्रोल करनी है इस जगह पर। अब जैसे आ जाता है यहाँ पर 19वें का पहला क्वेश्चन है कि 1/x माइनस 1/x माइनस 1/x माइनस 2 और बराबर 3, तो बराबर 3 आ गया। अब क्या करेंगे बताइए, यहाँ से एलसीएम कर लिया तो x और x माइनस 2 एलसीएम हो गया ना। अभी तो द्विघात समीकरण है ही नहीं, ये सही है ना भाई, द्विघात समीकरण तो है ही नहीं। जब तक द्विघात समीकरण है ही नहीं तो आप इसको हल कैसे कर देंगे। गुणनखंड विधि बोल रहा है, गुणनखंड विधि तो तब बोलेगा ना जब अपन करेंगे, जब यहाँ पर द्विघात समीकरण होगी, मतलब x² तो आए, कहीं पर भी x² आ ही नहीं रहा। तो क्या सिचुएशन बनती है, फिर सिचुएशन ये कि इसको हल करिए, हल करने से लाइए। तो इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद ये आ गया, x से x कट गया, x माइनस 2 यहाँ आ गया, फिर माइनस x माइनस 2 कट गया, x बच गया, x को यहाँ ले आए बराबर 3। ठीक है, अब x से ये x कैंसिल हो गया, बचा क्या -2 अपॉन में x माइनस 2 और बराबर 3 कंप्लीट। इसको उठा के इधर भेज देते हैं, पहले अंदर गुणा कर लेते हैं इधर, या चलो उधर ही कर लेंगे। तो -2 बराबर ये उधर जाके गुणा हुआ तो 3x और x माइनस 2 आ गया, इनको अंदर गुणा कर दिया तो -2 तो है ही, ये अंदर गुणा हो गया तो 3x² और -6x हो गया, ये उधर चला गया। तो ये आ जाता है 3x² -6x। अब ये इधर आ रहा है तो प्लस का 2 हो गया ना, और बराबर 0 हो गया। ठीक है, तो ये स्थिति हमारे पास कंप्लीट हो जाती है। अब द्विघात समीकरण तो बन गई, द्विघात समीकरण बन गई, लेकिन इस द्विघात समीकरण के टुकड़े और किस विधि से, क्लियर बोल दिया है, द्विघात गुणनखंड विधि से। तो 6 दूनी ये 3 दूनी 6 है ना, यहाँ पर पहले का जो गुणांक है और जो लास्ट वाले का गुणांक है, इनका गुणा कर देंगे। तो इनका जब गुणा कर दिया हमने तो क्या आ गया, 3 दूनी 6 आ गया, 3 दूनी 6 आया, 3 दूनी 6 हो गए ना। अब ये 6 आना चाहिए गुणा में इसके अकॉर्डिंग, और जोड़ने और घटाने पर भी 6 आना चाहिए। तो 3 दूनी 6 और 6 तो आएगा ही नहीं, तो इसके तो गुणा संभव ही नहीं है। हो जाएंगे क्या, नहीं होंगे, मूल आ जाएगा इसका, तो गुणनखंड विधि द्वारा संभव नहीं है। गुणनखंड विधि द्वारा ये संभव नहीं है, लेकिन हम इसको धराचार्य विधि से ही कर पाएंगे। ठीक है, अब इसमें बुक में दिया हुआ है, ये गलत है कि गुणनखंड विधि से ही हल करिए। ये हो सकता है कि निम्न समीकरणों के गुणनखंड करिए, ऐसे हो सकता था ये। ठीक है, तो हम इसको धराचार्य सूत्र से कर रहे हैं, क्योंकि इसके टुकड़े संभव नहीं हैं। रियल पद इसके, मतलब जो रियल तो मिलेंगे, लेकिन जो वास्तविक जिस तरह से मिलने चाहिए थे नेचुरल नंबर्स के हिसाब से, वो नेचुरल नंबर हमको यहाँ पर प्राप्त नहीं होगा, है ना। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे अटकेगा। तो a बराबर 1 ले लिया,
d बराबर -6 ले लिया और c बराबर 2 ले लिया। अब धराचार्य विधि लगा देते हैं। धराचार्य विधि से इसको हल करते हैं तो x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसमें मान रख दिया तो x बराबर -b की जगह पर आ रहा है -6 और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो -6 का स्क्वायर कर दिया -4a, a की जगह पे 1 हो गया और c की जगह पर 2 हो गया और अपॉन में 2a, तो 2a की जगह पर 1 हो गया। इनको सॉल्व कर दें तो x बराबर 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस 8 बटे 2, x बराबर 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस 8, 36 माइनस 8 कितना होगा 28 और अपॉन में 2। अब 28 के टुकड़े कर लीजिए तो 8 ये 7 चौक 28, 7 बच जाएगा। बस और तो कुछ है ही नहीं इसमें। 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 प्लस 2 सही है। बस इससे आगे अब कुछ नहीं है। तो ये अच्छा एक चीज़ देखिए, यहाँ गड़बड़ हो गई। ये 3 है यहाँ पे, है ना, यही मैं सोच रहा हूँ गड़बड़ कैसे आ रही है। यहाँ 3 हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आ जाता है a की जगह पर 3, a की जगह पर 3 चल रहा है तो 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 माइनस हो जाएंगे तो 24 माइनस हो गए तो यहाँ रह गए 12, सही है ना। ये 12 हो गए, यहाँ 3 आएगा इसकी जगह पर। अब 12 रह गए तो 12 में 12 के आप टुकड़े कर देते हैं तो 4 3 12 होते हैं, है ना। 4 में से 2 बाहर आ गया और यहाँ रह गया रूट 3 और बटे में 2, 2 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर x बराबर 3 प्लस माइनस रूट 3 और 2 से 2 कट गया, 2 यहाँ से निकाल लेंगे तो ये कट गया और एक बार प्लस का एक बार माइनस का ये आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे जो नॉर्मल जो समीकरण होती है उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर नहीं बैठेगा, क्योंकि गुणनखंड विधि में जो आंसर आना चाहिए वो एकदम पूर्णांकों में आना चाहिए, तब गुणनखंड विधि बनती है। और यहाँ पर पूर्णांक नहीं आ रहे हैं। अब आप देख रहे हैं आराम से कि ये भी नहीं कि भाई कोई गलती कर दी है इसके अंदर, बिल्कुल सही मान प्राप्त हुआ है। और 3 प्लस रूट 3 है जो रूट 3 है ना, ये पूर्णांक मान नहीं है, क्योंकि आपको पता है रूट 3 के जब हम मान निकालते हैं तो रूट 3 की जो वैल्यू आती है वो 1.732 आती है, पता है ना आपको। तो वही स्थिति यहाँ पर आती है, ठीक है, लिख लिया। अब आते हैं नेक्स्ट पर, 19वें का दूसरा। नंबर 2, नंबर 2 है 1/x माइनस 1, 1/x माइनस 1 प्लस माइनस 1/x प्लस 5, x प्लस 5 हो गया बराबर 6/7, ये दिया हुआ है। अब जब इसको हल करते हैं तो क्या कंडीशन आती है, आप देखिए तरीका वही है जैसे पहले अभी किया था, कि जब इस सिचुएशन को देखते हैं तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई ये द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन क्या बोला कि ये द्विघात समीकरण है। अब ये द्विघात समीकरण है क्या, जब आप इसको देखेंगे तो आपको क्लियर ही पता चल रहा है कि भाई द्विघात समीकरण नहीं है, है ना। नहीं है तो क्या करेंगे, तो हम इसको द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करते हैं। अब कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए क्या क्या काम करने पड़ेंगे। कन्वर्ट करने के लिए हमने इसका लघुत्तम किया तो x माइनस 1 और x प्लस 5 ये आ जाता है। x माइनस 1 से x माइनस 1 कट गया, x प्लस 5 ऊपर आ गया, फिर माइनस x प्लस 5 है, इसको यहाँ रखा, x माइनस 1 को यहाँ रख लेते हैं, तो अभी ऐसे रख लो इसको, और बराबर 6/7। फिर x प्लस 5 माइनस x प्लस 1 अपॉन में इनका गुणा कर लीजिए तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस x
और -5 बराबर 6/7। x से x कट गया है ना, यहाँ पे देखिए x से x कट गया, ये प्लस का है ये माइनस का है, बच गया 6, तो 6/x², इनको मिला देते हैं तो प्लस का 4x हो जाता है और माइनस का 5 आता है बराबर 6/7। अब ऊपर भी 6 है, नहीं इधर भी 6 है ना, दोनों तरफ ऊपर की तरफ 6 आ गए तो दोनों पक्षों में अब 6 से 6 कट जाएगा और इसका प्रतिलोम कर देते हैं। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इस चीज़ को, नहीं तो एक तरीका ये भी बनता है कि आप इसको उठा के इधर ले जाएं, है ना, ये वजगुणन कर दें यहाँ पर और फिर 6 को उठा के नीचे भेज दें और 7 को इधर भेज दें, तो वजगुणन करेंगे जब भी वही बात होगी। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, 6 से 6 काट दिया और इनका प्रतिलोम कर दिया, तो जो हमारे पास सिचुएशन आएगी वो ये आएगी कि x² + 4x - 5 बराबर 7, ये आ जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो 7 है इसको भी इधर भेज दीजिए, 7 इधर आ जाएगा तो x² + 4x ये इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, तो -5 और -7 माइनस का 12 हो गया, तो -12 बराबर 0 हो गई। ये सिचुएशन हमारी हो जाती है। अब क्या करेंगे आप, जब इस तरह का मान हमारे पास हो जाता है तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, तो हमें करना पड़ेगा इस प्रकार से कि भाई गुणा करने पर तो 12 आ रहा हो, ठीक है, और जोड़ने या घटाने पे 4 आ रहा हो, तब बताइए 6 दूनी 12 होता है ना, होता है ना 6 दूनी 12। अब 6 दूनी 12 तो 6 और 2 को घटा दें 4 आ जाएगा, तो बन गई सिचुएशन यही, ये गुणनखंड विधि से हो रहा है। तो x² + 6x - 2x - 12 बराबर 0। फिर x कॉमन निकाल लिया तो x + 6, फिर -2 कॉमन निकाल लिया, -2 कॉमन निकाल लिया तो x + 6 बराबर 0 हो गया। अब इनको सॉल्व कर देते हैं तो ये माना जाता है x + 6 और x + 6, x + 6 और x - 2 बराबर 0। अब एक बार x + 6 बराबर 0 तो x बराबर -6 प्राप्त हुआ, और एक बार x - 2 बराबर 0 तो x बराबर 2 प्राप्त हुआ। ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। ठीक है, तो ये कंडीशन हमने कंप्लीट की। अब इसके बाद अगर चाहें तो एक क्वेश्चन और कर सकते हैं, हम एक और कर लेते हैं तो ये कंप्लीट हो जाएगा, टाइमिंग भी कंप्लीट हो जाएगा। और इसको ले लेते हैं, नोट करिए आप, लिखिए इसको, जब तक फिर नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19वें के तीसरे पर। 19वें का तीसरा क्या आएगा, x - 1/x बराबर 3, x - 1/x बराबर 3। इसमें भी देखिए वही सेम सिचुएशन है कि भाई वही कह रहा है कि x द्विघात समीकरण को हल करिए। अब द्विघात समीकरण तो है ही नहीं, जब द्विघात समीकरण नहीं है तो क्या कर देंगे, इसको x² - 1/x बराबर 3, इसको उधर भेज दिया तो ये आ जाएगा x² - 1 बराबर 3x, 3x को इधर भेज दिया तो x² - 3x और -1 बराबर 0। अब टुकड़े करने हैं, x² गुणा करने पर 1 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 3 आना चाहिए, पॉसिबल है क्या, नहीं है, तो इसके भी टुकड़े नहीं निकल पाएंगे इससे, तो इसको भी हमें इसी से करना पड़ेगा, अपने द्विघात समीकरण से। तो जिसके भी टुकड़े नहीं निकल पाते, अब देखिए इसमें क्या बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं कि जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये गलत है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ कि निम्नलिखित समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल करिए। अब गुणनखंड विधि से जब ये हल हो ही नहीं रहा तो हम इसको हल नहीं कर सकते। इतना तो आप भी समझदार हैं, समझ रहे हैं कि 1 आना चाहिए, गुणा में 1 आना चाहिए, मतलब कोई 2 संख्याएँ गुणा हो तो 1 आए। तो अब आपको पता है कि अगर 2 संख्याएं गुणा होती हैं तो वो 1 ही तो होंगी, है ना, 1 और 1 का गुणा करेंगे तभी तो 1 प्राप्त होगा, इसके अलावा तो कोई विकल्प ही नहीं है कि हम गुणा करने पर 1 प्राप्त कर दें। ठीक है, और फिर उनको जोड़ने पर 3 आ जाए,
तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये तो किसी हालत में नहीं है। 2 तक होता तो भी चल जाता क्योंकि 1 और 1 2 हो जाता है ना, तब तक तो हम कर सकते थे, लेकिन अब नहीं कर सकते। तो यहाँ पे a का मान 1 है, b का मान -3 है और c का मान -1 है। इसमें मान रखते हैं, दराचार्य सूत्र लगाते हैं। तो श्री दराचार्य सूत्र से x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x बराबर -b तो माइनस है और -b है, फिर प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर तो -3 का स्क्वायर, फिर -4ac, 4a की जगह पर 1 आ रहा है और c की जगह पर -1 आ रहा है अपॉन 2a, 2 × 1। ठीक है, अब इसको हल कर दीजिए तो ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास, बस सीधा मान आ जाएगा कि x बराबर -3, x बराबर ये +3 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गए, है ना, ये दोनों प्लस हो गए। फिर यहाँ से आ गया 9, तो प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस ये माइनस और ये माइनस, दोनों प्लस हो गए, +4 और अपॉन में 2। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, बस यही आंसर है, x बराबर 3 प्लस माइनस रूट 13 अपॉन 2। बस इससे आगे इसको नहीं करना। देखिए, तो जिन भी गुणनखंडों को हम जिन भी द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि से हल नहीं कर पा रहे, तो उसके अंदर इसी तरह की सिचुएशन आ रही है ना। ठीक है, तो अब बाकी का बाद में करेंगे।